नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण ज्ञानमय शैलजा में। तो आज हम 10वीं कक्षा का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर खंड क में अपठित गद्यांश पूछा है आपसे। ओके, बोला है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने ये गद्यांश जो दिया है इसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं ना। अब देखो, पहला प्रश्न पूछा है साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? आनंद की। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य को पाना। परिमिति का अर्थ है सीमित। लंबे चौड़े भवन में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? यहाँ पर बोला है लंबे चौड़े भवन में वाक्य में जो लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। अब खंड ख में पठित गद्यांश व काव्यांश आपसे पूछे हैं। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, ये गद्यांश आपने अच्छे से रीड करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न में पूछे, इस गद्यांश के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, भक्त ने क्या किया? पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब आगे, भक्त का निर्णय कैसा था? अटल। भक्त ने बेटे का क्रियाकर्म कैसे किया? बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक। अब आगे, अभी फिर आपके पास गद्यांश दिया है, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नेताजी का चश्मा। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर के जोर से ब्रेक मारने पर क्या हुआ? जीप को एकदम ब्रेक लगने से हैरान रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब आगे, मूर्ति की आंखों पर रखा हुआ छोटा सा चश्मा किस चीज से बना था? सरकंडे से बना हुआ था। चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हालदार साहब के भावुक होने का क्या कारण है? बच्चों द्वारा मूर्ति को पहनाया सरकंडे का चश्मा। अब आगे आपके पास काव्यांश दिया हुआ है, इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
अब काव्यांश को अच्छे से पढ़ो। तो देखो, पहला प्रश्न है, इस काव्यांश के कवि का नाम है सूरदास। नंद नंदन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मित्र का नाम है जो गोपियों को योग संदेश देता है, उद्धव। गोपियों ने हरि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हारिल पक्षी से। अब आगे आगे पद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, इस काव्यांश को किस कविता से लिया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। इस काव्यांश के कवि हैं तुलसीदास। आगे, ये काव्यांश किस भाषा में रचा गया है? अवधी। लखन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण। धनुष के टूटने का कारण था? ये धनुष बहुत पुराना था। ये धनुष राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर पर रखी गई शर्त के कारण यहाँ पर उपरोक्त सभी धनुष के टूटने के कारण हैं। आगे यहाँ पर आप खंड ग में व्याकरण में आपसे पूछे, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास 4 निबंध दिए हैं। आपने कोई एक विषय पर निबंध लिखने हैं यहाँ पर। ओके, तो पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ लिखेंगे आप, प्रदूषण के कारण लिखेंगे, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण का निवारण, और लास्ट में उपसंहार। दूसरा निबंध है परिश्रम का महत्व, भूमिका, परिश्रम का अभाव, आलस्य व परिश्रम, भाग्यवाद, उपसंहार। अब दीपावली, भूमिका, मनाने का कारण। दीपावली को हम क्यों मनाते हैं, है ना? राजा का अयोध्या आगमन, लक्ष्मी पूजन और उपसंहार। विद्यार्थी और अनुशासन। भूमिका, अनुशासन का अर्थ, शिक्षा प्रकार, आवश्यकता, उपसंहार। अब आगे आपने अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक जी को सादर प्रणाम पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा मोहल्ले की सफाई न होने की शिकायत करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। आगे, गरीब और अमीर दो मित्रों के परस्पर बातचीत को संवाद के रूप में लिखने आपने 50 शब्दों में। यहाँ पर गरीब और अमीर दोनों मित्र जो हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, उसी के विषय में आपने लिखना है। आगे, विद्यालय में संस्कृत विषय का अध्यापक न होने के कारण इस विषय की पढ़ाई में आ रही बाधा पर अवगत कराते हुए मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य को प्रतिवेदन 50 शब्दों में लिखने आपने। ओके, आगे पूछे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखें। भाषा की सार्थक इकाई है पद। हिंदी स्वरों में स्वरों की संख्या है 11। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। कुम्हार। धार्मिक शब्द का मूल शब्द व प्रत्यय क्या होगा? धर्म प्लस इक। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण छांटिए। चौराहा। अब आगे आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तकों से दिए गए प्रश्न पूछे गए हैं आपसे।
तो यहाँ पर आपसे 5 प्रश्न पूछे हैं, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने। ओके, आगे कविता पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं आपके 5, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। इसके आगे आपकी पूरक पुस्तक कृतिका के पाठों पर आधारित 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो देखो, हमने आपका प्रार्थना पत्र देखा था ना, तो प्रश्न नंबर 5 में अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक जी को सदाचार प्रमाण पत्र प्राप्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये होगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय चंबा हिमाचल प्रदेश। अब विषय लिखोगे आप, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं अपने विद्यालय में सदैव उपस्थित तथा पढ़ने में लगन रखने वाला छात्र हूँ। विद्यालय में सदा गुरुजनों के प्रति मेरा शिष्ट व्यवहार रहा है तथा छात्रों के प्रति प्यारपूर्ण। मुझे पासपोर्ट के लिए विद्यालय से चित्र प्रमाण पत्र चाहिए। मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देकर अनुग्रहित करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर आप नाम नहीं लिखेंगे, नाम की जगह लिख देंगे क ख ग। कक्षा 10वीं अनुक्रमांक, यहाँ पर फिर क ख ग लिख दो। अथवा मोहल्ले की सफाई न होने की शिकायत हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेवा में नगर निगम अधिकारी, कालीघाट चौक, रामप्रस्थ उड़ीसा। विषय मोहल्ले की सफाई। आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान कालीघाट चौक के समीपवर्ती मोहल्ले की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस इलाके में जहाँ देखो वहाँ गंदगी तथा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। चारों ओर बदबू ही बदबू फैली है। नालियों का गंदा पानी रास्तों में भरा है। नगर निगम के ट्रक महीनों तक दिखाई नहीं देते। सफाई कर्मचारी को पिछले 6 महीनों में वहाँ नहीं आए। चारों ओर मक्खियों तथा मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। इन सब के कारण यहाँ बीमारी फैलने की संभावना बनी हुई है। आपसे अनुरोध है कि मोहल्ले के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यहाँ सफाई का समुचित व्यवस्था शीघ्र करवाने का प्रबंध करें। धन्यवाद। राम प्रसाद व्यास, कालीघाट चौक, और दिनांक लिखनी है आपने यहाँ पर। अब हमने देखा था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं यशपाल की इस बात की बिना विचार, पात्र और घटना के भी कहानी बन सकती है से सहमत हूँ। किसी भी कहानी में घटना या पात्र भले ही ना हो, भले ही कितना ही सूक्ष्म या स्थूल भाव हो, लेकिन भाव या विचार होगा अवश्य। बिना किसी विचार के तो कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। कहानी के कथ्य का कुछ आधार तो अवश्य होता है, वह चाहे कोई घटना हो, पात्र हो या विचार हो। नई कहानी कथ्य की दृष्टि से कितनी ही सूक्ष्म हो, किंतु
फिर भी सूक्ष्म विचारों का वहन करती है। अब बोले फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? फादर अत्यंत को वात्सल्य भाव से भरे शांत गंभीर व्यक्ति थे। उनके हृदय में अपने प्रियजनों के प्रति अगाध प्रेम भरा था। उत्सव व संस्कारों के अवसर पर वह सबको जी भर कर आशीर्वाद देते थे तथा ममता और प्रेम लुटाते थे। उनका साथ देवदार की छाया जैसा सुख, शांति, सुरक्षा व पवित्रता का बोध करवाता था। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? मेरे विचार से फादर बुल्के ने पहले से ही निश्चय किया था कि संन्यास लेने के बाद वे भारत में रहेंगे, जो स्वीकार कर लिया गया। इसके पीछे भगवान की मर्जी रही होगी। अब आगे, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत जी की पुत्रवधू उन्हें बुढ़ापे में इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह सोचती थी कि उसके बाद उनका खाना कौन बनाएगा, उन्हें उनके बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल कौन करेगा। पुत्रवधू उनका आदर करती थी तथा उनकी देखभाल में अपना विधवा जीवन काटना चाहती थी। वह उनके पिता के समान प्रेम करती थी तथा उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझती थी। अब आगे, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मा देखकर जीवन यापन करने वाले लंगड़े बूढ़े व्यक्ति को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह सदा गांधी टोपी पहनता था और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा को चश्मा पहनाकर अपनी देशभक्ति व देश प्रेम को प्रकट करता था। लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे कैप्टन कहते थे। अब प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, कविताओं पर आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? वह शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक कहकर कवि ने उनकी अलौकिकता की तरफ संकेत किया है। वे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले ज्ञान पुंज हैं, प्रकाशमान शाश्वत दीपक हैं। अगला प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने के लिए क्यों बचना चाहता है? कवि अपने मन की बातों को मन ही में रखना चाहता है तथा वह कहता है कि उसके जीवन में कुछ खास नहीं घटा जिसकी घटना वर्णन करे। कवि प्रसाद अपनी मन की बातों को मन में ही रखना चाहता है क्योंकि वह उसी के सहारे जीवन की शेष यात्रा पूरी कर लेना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि उसके जीवन में कुछ खास नहीं घटा जिसका वह वर्णन करे। और कवि यह भी नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखने से उसका अतीत सामने वर्तमान में आकर दूसरे लोगों को आनंदित करे, परंतु उनकी अपनी शांति ही नष्ट हो जाए। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। अब आगे तीसरे प्रश्न में पूछा है,
चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? उत्तर, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने लिखा है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अर्थात उस चांदनी में रात में जब तुम खिलखिलाकर हंस रही थी, सुख मधुर आलिंगन क्षण आने से पहले ही लुप्त हो गए, उसकी कथा कैसे सुनाऊं? अगले प्रश्न में पूछा है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर तो अपनी वीरता लड़कर दिखाते हैं, वीर योद्धा पुरुष अपना हथियार अस्त्र शस्त्र दिखाकर लोगों को डराते नहीं, उसका प्रयोग तो अपनी वीरता का परिचय देते हैं। जो डींगे मारते हैं वे वास्तव में कायर होते हैं। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन राजाओं तथा ज्ञानी लोगों एवं योगियों को देने की बात कही है जिनका मन भटकता रहता है। अब प्रश्न नंबर 10 में पूछे पाठों पर आधारित 4 किन्हीं प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखने आपने? लेखक जब बच्चे थे तो उनका अधिक समय पिता के साथ ही बीतता था। वह पिता के साथ ही बैठक में सोया करते थे तथा सुबह सुबह उनके पिता उन्हें अपने साथ ही नहलाकर पूजा में साथ बिठा लेते थे। रामायण पाठ के समय भी वह अपने ही पिता की बगल में बैठे रहते थे तथा उनके पिता मछलियों को भोजन कराने ले जाते थे तो वह गंगा तक पिता के कंधे पर सवार होकर जाते थे। रास्ते में पिता उन्हें पेड़ों पर झूला झुलाते। घर लौटकर उनके पिता उनके साथ कुश्ती लड़ते तथा उसे खुश करने के लिए हारते रोते तथा खाना भी खिलाते। वह उनके नाटक तथा अन्य खेलों का भी आनंद लेते। बच्चे का पिता से बहुत जुड़ाव था, लेकिन मुसीबत के समय उसे माँ की याद आती थी। जब बिल से सांप निकला और जान बचाने के लिए भागते हुए लेखक लहूलुहान हो गए तो वह सीधे माँ की गोद में गए। पिता के बहुत कहने पर भी उस समय उन्हें माँ की गोद शांति व प्रेम देने वाली लगी। माँ का ममत्व, अत्यधिक स्नेह दुलार आदि के कारण बच्चा माँ की गोद छोड़ने को तैयार न था। आगे प्रश्न नंबर 2 में पूछा है अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने पहले छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया है। जब रानी के आने का दिन आया तो जॉर्ज पंचम को जिंदा आदमी की नाक लगा दी गई तथा अखबारों में छापा गया कि जॉर्ज पंचम ने जिंदा नाक लगाई गई है जो पत्थर की नहीं लगती, अर्थात लाट को आम व्यक्ति के धरातल पर ले
आया गया तथा अखबारों में इसके अलावा किसी उद्घाटन, अभिनंदन, स्वागत की खबर नहीं छपी। आगे तीसरे प्रश्न में पूछे, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ जब खा पीकर अपने काठ के घोड़े को लेकर गली में निकलता है तथा माँ उसे सजाने संवारने के लिए जबरन पकड़कर ले आती है और उसके सिर में तेल डालकर चोटी करके काजल लगाकर कुर्ता टोपी पहनती है। भोलानाथ उस समय अपने साथियों के साथ नहीं खेल पाता तो वह रोने का नाटक करता है और पिता की गोद में चढ़कर बाहर आता है, परंतु जब उसकी प्रतीक्षा में उसके साथी बाहर खड़े मिलते हैं तो वह उल्लास व उमंगवश सारा रोना सिसकना भूल जाता है और उसका मन पुनः खेलने को आतुर हो उठता है। अब आगे पूछे, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए लाट जैसा पत्थर खोजने हेतु देश भ्रमण किया। जब पूरे देश में पहाड़ों, खदानों में कहीं भी वैसा पत्थर ना मिला तो उसने सभापति से मंजूरी लेकर देश के नेताओं की मूर्ति की नाक टटोलो ताकि पंचम की नाक के आकार की नाक मिलने पर काटकर उसे पंचम की लाट पर लगाया जा सके। उसने देश भर में घूमकर शिवाजी, गोखले, तिलक, गांधी, पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह वगैरह सबकी लाटों की नाकें नापों पर जब ये न हो पाया तो उसने जिंदा लोगों की नाकों में से ही नाक काट कर लगाने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 5 में पूछे, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपने बचपन की दुनिया में किस तरह से भिन्न है? वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है? इस पाठ में ग्रामीण परिवेश में बच्चों की दुनिया का वर्णन है। बच्चे खेती, दुकानदारी, बारात आदि के खेल खेलते हैं। खेलों में चिड़ियों के पीछे दौड़ते हैं तथा जानवरों का सत्कार अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन आजकल शहरी और ग्रामीण बच्चों का बचपन उस प्रकार का नहीं होता। शहरी बच्चा तो बचपन से ही पढ़ाई के बोझ तले दब जाता है। भारी पाठ्यक्रम, परीक्षाओं के बोझ और आगे बढ़ने की होड़ में बचपन खो सा गया है। आजकल भीड़ भाड़ वाले शहरों में खेलने के लिए स्थान का अभाव है तथा बच्चे शारीरिक व्यायाम व खेलों में ज़्यादा टेलीविज़न देखकर मनोरंजन करते हैं। आजकल खेले जाने वाले खेल भी मशीनरी की दुनिया का परिणाम है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शहरी बच्चों की तरह ही ग्रामीण बच्चे भी पढ़ाई, घर, स्कूल और ट्यूशन की संस्कृति में परिवर्तित होते दिखाई दे रहे हैं। खेल में वीडियो गेम, टीवी, क्रिकेट, फुटबॉल आ गया है, जिससे खेलों के रूप व प्रकार बदल गए हैं। तो बच्चों, अभी हमने 10वीं कक्षा का सैम्पल पेपर सॉल्व किया, पढ़ा है ना? तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।